लेकिन शुरुआत अश्विनी जी मैं आपसे करना चाहूंगा। भारत सरकार ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण ऐच्छिक होना चाहिए, यानी आदमी की इच्छा पर, परिवार की इच्छा पर यह हलफनामा दिया है। क्या आपको हलफनामे में फंडामेंटल गलती नजर आती है, और अब इस महामारी के बाद इस कानून को बनाने का स्कोप कितना बढ़ गया है? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये जो बहस आप कर रहे हैं, ये मुझे लगता है भारत की सबसे बड़ी बहस है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है भारत का, और 50% समस्याओं का मूल कारण भी यही है, जनसंख्या। जहां तक मुझे लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब आया है वो किसी नौकरशाह ने वहां कर दिया है। वो वहां पे ऊपर से परमिशन नहीं ली गई है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री खुद कह चुके थे कि जनसंख्या विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है। इसके बावजूद अगर कोई एक नौकरशाह, कोई एक बाबू आके ऐसा जवाब दे रहा है, तो मुझे लगता है शायद ऊपर से बिना परमिशन लिए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल कर दिया। दूसरी बात, चाइना ने सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण नीति नहीं लागू किया दीपक जी। सबसे पहले मानव इतिहास में जनसंख्या नियंत्रण नीति भगवान राम ने लागू किया था। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है, रामचरितमानस में इसका जिक्र है। दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और समाज को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब ने हम दो हमारे दो नीति का पालन किया। भगवान राम के पहले तक बहुविवाह था, राजा दशरथ ने खुद 3 विवाह किया था, लेकिन जनता को स्पष्ट संदेश देने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने एक एक विवाह किया। और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के 2-2 बच्चे थे। ये केवल क्लियर मैसेज देना था। अब मैं आता हूं विषय पे। हमारे पास जनसंख्या जो जमीन है दीपक जी, वो दुनिया की मात्र 2% है। हमारे पास जो पीने लायक पानी है वो दुनिया का मात्र 4% 5 थे, कौरव 100। एक मिनट, 5 थे, कौरव 100। ये भी थोड़ा कोड कर दीजिए अगर शास्त्रों पे ही आए हैं तो। फिर भी 5 पांडवों ने कौरव को हरा दिया था। विवेक श्रीवास्तव जी चुप हो जाइए, उनको आर्गुमेंट कंक्लूड करने दीजिए। बार बार आपका फेडेड आउट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। अश्विनी जी कंक्लूड करिए। हम आज के काल की बात कर रहे हैं, रामायण काल की नहीं। चलिए संदर्भ में आ जाते हैं। अरे भैया, ये रामायण का आपको लॉजिकल लग रहा है दीपक चौरसिया जी? आप बहुत बड़े, मैंने उनको बता दिया ना, संदर्भ में आ जाते हैं। आज की बात करते हैं। चाइना ने सबसे पहले कानून बनाया था। अश्विनी जी यहाँ से आगे बढ़िए। एक साइंटिफिक डिस्कशन में ये राम को ला करके पॉपुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, और दीपक चौरसिया बैठ करके यहाँ पे उसे लॉजिकल बोल रहे हैं। बदतमीज आदमी है ये कौन बदतमीज आदमी है? कहाँ बदतमीज नहीं है, यू आर टॉकिंग अरे नॉनसेंस। वो जो कहना चाहे कहे ना। आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए अश्विनी उपाध्याय जी, सिर्फ अश्विनी उपाध्याय जी को ऑडियो। हाँ दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा दवा हमारे पास है कोरोना की। सबसे ज्यादा दुनिया में आईसीयू के बेड हमारे पास है। सबसे ज्यादा एम्बुलेंस हमारे पास, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल हमारे पास, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास। इसके बावजूद हाहाकार मचा हुआ है, इसके बावजूद मारामारी है। और बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है उसकी कालाबाजारी शुरू होती है। अगर डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, तो कालाबाजारी होगी, मुनाफाखोरी होगी, जमाखोरी होगी। इस समय सब दुनिया में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, लेकिन चूंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से हम संभाल नहीं पा रहे। ये जो चीन के समर्थक बैठे हुए हैं, इनको बता दूं, चीन की जनसंख्या 141 करोड़ है। और 141 करोड़ का मतलब 141 करोड़, क्योंकि चीन के 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि सिस्टम में उसका डाटा एंट्री हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, एक उसका यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है। तो अगर चीन में शाम को वो जितनी जनसंख्या बताते हैं उतनी होती है, हमारे देश में तो वास्तव में 20% बच्चे अभी भी घर में पैदा होते हैं। मुश्किल से 80% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। मुश्किल से 80% बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनता है, बाकियों का जन्म प्रमाण पत्र बनता ही नहीं, ऐसे स्कूल चले जाते हैं। तो हमारे